हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम गद्य खंड के 10th चैप्टर यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन की कंप्लीट चैप्टर को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सारांश को, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और इस चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में हम आपको कुछ पिछले वर्षों के क्वेश्चंस भी देने वाले हैं, जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, तो स्टार्ट कर दे इस चैप्टर को। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और सबसे पहले हम इस चैप्टर के सारांश को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये जो चैप्टर है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की ही आत्मकथा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस चैप्टर में हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की ही बचपन की घटनाओं को देखने वाले हैं, जो कुछ उन्होंने इस चैप्टर में बताया है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखो, ओम प्रकाश वाल्मीकि जब बालक थे तो उनके स्कूल में हेड मास्टर कलीराम उनसे पढ़ने के बदले झाड़ू लगवाते हैं। नाम भी इस तरह से हेडमास्टर पूछता था कि कोई पाक गरज रहा हो। तो जब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी छोटे थे, जब ये स्कूल जाना स्टार्ट किए थे, तो पहले दिन जब ये स्कूल गए थे तो इनके स्कूल के हेडमास्टर, जिनका नाम था कलीराम, तो स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, इसे आप लोग भूलना मत। स्कूल के हेडमास्टर का नाम था कलीराम। तो कलीराम जी जो थे उन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। किन से पूछा था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी से। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने बताया था कि मेरा नाम है ओम प्रकाश। तो जब इनके जो हेडमास्टर हैं फिर इन्हें पता चला कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है ये चूहे जाति का है, तो उन्होंने इसे बहुत ही काम करवाया। उन्होंने कहा कि जाओ तुम झाड़ू दो। तो इन्हें स्कूल में झाड़ू देना पड़ा था पहले दिन, और ये पहले दिन पढ़ाई नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो ये रहा पहले दिन की घटना। फिर दूसरे दिन जब ये स्कूल गए वापस, तो दूसरे दिन भी इनके जो हेडमास्टर कलीराम थे उन्होंने फिर से इसे झाड़ू लगवाने के लिए कह दिया। तो दूसरे दिन भी ये पढ़ाई नहीं कर पाए और दूसरे दिन भी इन्हें झाड़ू ही देना पड़ गया। फिर जब ये तीसरे दिन भी गए तो तीसरे दिन भी इनके जो हेडमास्टर थे उन्होंने कहा कि जाओ तुम झाड़ू दो। तो ये बहुत ही नाराज़ हुए, लेकिन कुछ कह नहीं पाए क्योंकि ये छोटे थे, और ये रोते भी लगते हुए झाड़ू देना स्टार्ट कर दिए। तो लेकिन तीसरे दिन जब ये झाड़ू दे रहे थे तो इनको पिताजी, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी, जो प्यार से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मुंशी जी कहा करते थे, तो उन्होंने इन्हें देख लिया। तो उन्होंने कहा कि मुंशी जी तुम ये क्या कर रहे हो। तो ये रोते हुए उनके पिता के पास गए और कहें कि देखो ऐसी ऐसी बात है, जो हेडमास्टर जी हैं वे हमसे इनसे इतने तक काम करवा रहे हैं। तो वो बहुत ही चिल्ला उठे। तो उसे देखते हुए पिताजी ने कहा कि मुंशी जी ये तुम क्या कर रहे हो। तो पिताजी को देखते ही ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बिल्कुल फुट फुट कर रोने लगे और उन्होंने अपने पिताजी को सारी बातें बता दी। लेकिन बातों को सुनते ही उनके पिताजी को बहुत गुस्सा आया, वे आग बबूला हो गए और वे स्कूल में चिल्लाते हुए अंदर गए और बोले कि कौन है वो टीचर जो मेरे बेटे से काम करवा रहा है। तो जब इसके बात सुनकर जब कलीराम जी वापस आए थे तो इन दोनों के बीच बहुत ही गहरी तीखी नोकझोंक हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने अपने स्कूल का वर्णन किया था इस चैप्टर में। अब हम ये देखने वाले हैं कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे ये बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपना जीवन गहरी गरीबी में बिताया था। तो देखो, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बताते हैं कि उनकी माँ मेहनत मजदूरी के साथ साथ 8-10 तगाव के घर में साफ सफाई किया करती थी, और माँ के इस काम में उनकी बड़ी बहन, बड़ी भाभी तथा जसवीर और जनेश्वर दोनों भाई माँ का हाथ बटाते थे। बड़ा भाई सुखवीर तगाव के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम करता था। इन सब कामों के बदले मिलता था 2 जानवर, पीछे फसल तैयार होने के समय 5 सेर अनाज और दोपहर के समय 1 बची खुची रोटी, जो खास तौर पर चूहों के देने के लिए बनाई जाती थी आटे भूसे में मिलाकर। कभी कभी जूठन भी भांगन के कटोरे में डाल दी जाती थी। दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन पर भी किसी को कोई शिकायत नहीं रहती थी, कोई शर्मिंदगी नहीं रहती थी, कोई पश्चाताप नहीं रहता था। ये कितना क्रूर समाज है जिसमें श्रम का कोई मोल नहीं, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का ही षड्यंत्र था ये सब। तो देखो, इन्होंने बताया कि इनकी जो माँ थी वो बहुत ही मेहनत मजदूरी का काम किया करती थी, 8-10 लोगों के यहाँ काम किया करती थी, साफ सफाई का काम करती थी। और इसके बाद इसकी जो माँ थी, इनकी काम, माँ के काम में इनका हाथ बटाती थी इनकी बड़ी बहन, इनकी बड़ी भाभी और इनके भाई जसवीर और जनेश्वर। और इनका जो एक बड़ा भाई था जिसका नाम सुखवीर था, वो भी तगाओं के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम करता था। और इन सब कामों के बदले उन्हें जो मिलता था वो होता था 2 जानवर। और जब फसल की कटाई हो जाती थी तो उसके बाद जो फसल तैयार हो जाती थी तो उनमें से 5 सेर अनाज इन्हें मिलता था। और दोपहर के समय इन्हें बची खुची रोटी मिलती थी, और वो रोटी जो होती थी वही बहुत ही निम्न क्वालिटी की होती थी। तो निम्न क्वालिटी का मतलब ये है कि वो भी आटे भूसी को मिलाकर बनाई जाती थी। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने अपनी गरीबी की पूरी कहानी यहाँ पे वर्णन किया है कि कभी कभी तो जूठन भी भांगन के कटोरे में डाल दी जाती थी, लेकिन फिर भी इनमें से किसी को कोई शिकायत नहीं रहती थी, कोई शर्मिंदगी नहीं रहती थी, कोई पश्चाताप नहीं रहता था। और इन्होंने इस समाज का वर्णन किया है कि कितना क्रूर है ये समाज, जिसमें श्रम का कोई मोल नहीं, लेकिन निर्धनता को बरकरार रखने के लिए षड्यंत्र है ये सब। तो इस तरह से इन्होंने अपने परिवार की गरीबी को भी दर्शाया है, और साथ ही साथ बचपन में स्कूल में जो घटना हुई थी, जो इनके हेडमास्टर ने किया था, वो भी घटना इन्होंने इस चैप्टर में बताया है। तो ओम प्रकाश के घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी, इतनी कमज़ोर थी कि घर
के जितने भी परिवार हैं, जितने भी सदस्य हैं, हर एक सदस्य को काम करना पड़ता था, हर एक सदस्य को खटना पड़ता था। यहाँ तक कि स्वयं जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, ये खुद मरे हुए पशुओं के खाल को उतारने जाया करते थे। और ये जो पशुओं के खाल होते हैं, ये 20-25 रुपये में उस टाइम बिका करते थे। ये समाज की वर्ण व्यवस्था एवं मनुष्य के द्वारा मनुष्य का किया गया शोषण का ही परिणाम है कि एक और व्यक्ति के पास धन की कोई कमी नहीं है, तो दूसरी ओर हजारों हजारों को 2 जून की रोटी यानी कि एक वक्त का खाना के लिए भी निकृष्ट कार्य करने पड़ते हैं। भोजन की कमी और मन की लालसा को पूरी करने के लिए जूठन भी चाटनी पड़ती है। लेखक को एक बात का बहुत गहरा असर होता है और वो उनकी भाभी के द्वारा कहा गया था। भाभी ने कहा था कि इसे ये ना कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। ये शब्द लेखक को उस गंदगी से बाहर निकाल लाते हैं। भाभी भी के कहे ये शब्द आज भी लेखक के हृदय में रोशनी बनकर चमकते हैं, क्योंकि उस दिन लेखक, उनकी भाभी और माँ के साथ संपूर्ण परिवार पर ऐसा प्रभाव पड़ा था। प्रकाश वाल्मीकि जी बहुत ही दृढ़ संकल्प के साथ बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई पे ध्यान लगाने लगे थे और हिंदी में इन्होंने ग्रेजुएशन किया था, यानी कि हिंदी में स्नातकोत्तर करने के पश्चात इन्हें बहुत ही राष्ट्रीय पुरस्कार, बहुत ही सम्मान इन्हें मिले थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, परिवेश सम्मान, जयश्री सम्मान, कथा क्रम सम्मान से इन्हें विभूषित किया गया था सरकार के द्वारा। और इसके बाद उन्होंने सरकार के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अधिकारी पद को भी विभूषित किया था, यानी कि बड़े पोस्ट पर भी इन्होंने काम किया था। इसके साथ ही इन्होंने आत्मकथा, कहानी संग्रह, कविता संग्रह, आलोचना आदि पर अनेक रचनाएं भी लिखी थी। तो ये कवि थे, ये एक आलोचक थे, तो इस तरह से इन्होंने बहुत ही आत्मकथा, कहानी संग्रह, कविता संग्रह और आलोचना को लिखी थी, इनकी रचनाएं इन्होंने की थी। फिर महाराष्ट्र में मेघदूत नामक नाट्य संस्था स्थापित कर उसके माध्यम से इन्होंने अनेक अभिनय और मंचन का निर्देशन भी किया था। इस प्रकार लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने, जो कि एक चूहड़, जो कि एक दलित होता है, दलित जाति होती है, कि घर में जन्म लेकर जीवन की सफलता के उच्च सोपान तक पहुंचकर ये सिद्ध कर दिया था कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की इस आत्मकथा ने अनेक पाठकों पर भारी असर डाला है, क्योंकि इनके लेखन में इनके अपने जीवन अनुभवों की सच्चाई और वास्तव बोध से उपजी नवीन रचना संस्कृति की अभिव्यक्ति का एहसास होता है। दलित जीवन के रोष और आक्रोश को वे अपने संवेदनात्मक रचना अनुभवों की भट्टी में गलाकर एक नए अनुभव जन स्वरूप में रखते हैं, जो मानवीय जीवन में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है, जो आजकल के टाइम में भी परिवर्तन यानी कि बदलाव में एक क्षमता करने की रखता है। गाढ़ी संवेदना और मर्मस्पर्शिता के कारण उपयुक्त आत्मकथा पढ़ने पर मन पर एक गहरा प्रभावकारी असर भी होता है। तो इन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी, जिसका नाम जूठन है, ये हमने इसके सारांश को देख लिया, जहाँ पे हमने इन्होंने जो अपनी घटनाओं का वर्णन किया था कि बच्चों के साथ क्या कुछ घटनाएं हुई थी और किस तरह से इन्हें कितने गंदे गंदे काम करने पड़े थे। इन्हें जानवरों के खाल को निकालना पड़ा था, उन्हें बेचना पड़ा था। तो इन सारी घटनाओं का वर्णन इन्होंने इस आत्मकथा में किया था, जिसका नाम था जूठन, जिसके सारांश को हमने देख लिया। अब हम इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम बिल्कुल आसानी से कवर करेंगे। कैसे, देखते हैं अभी। तो अब हम इस चैप्टर के कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एक भी क्वेश्चंस को आप मिस नहीं करना, इनमें से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है। लेखक जब विद्यालय पहुंचता है तो उसके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया जाता है। एक दिन हेडमास्टर साहब, जिनका नाम था क्या, कलीराम, ने लेखक को अपने कमरे में बुलाया और पूछा, क्या नाम है बे तेरा। तो देखो यहाँ पे अपशब्द का इस्तेमाल किया गया था, जो कि एक टीचर के द्वारा अपने स्टूडेंट को कहना कभी भी उचित नहीं हो सकता। तो इन्होंने इसे अपशब्द के साथ कहा था कि क्या नाम है तुम्हारा। तो उत्तर आया था कि मेरा नाम ओम प्रकाश है। तो हेडमास्टर का दूसरा प्रश्न था, चूहड़े का है। तो ये बहुत ही अपमानजनक प्रश्न है, अमानवीय, क्योंकि यहाँ पे जाति पूछी जा रही है। शिक्षा के मंदिर में ये भाषा बड़ी भद्दी है। उसके बाद उसको आदेश दिया गया कि वो जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है उस पर चढ़ जाओ और टहनियाँ तोड़ के झाड़ू बना लो और पूरे स्कूल को ऐसा चमका दो जैसे वो शीशा हो। तो तेरा तो ये खानदानी पेशा है। ये सारी बातें टीचर ने कही थी किसको, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। तो बहुत ही अपशब्द का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि बहुत ही अमानवीय घटना इनके साथ घटी थी स्कूल में, ठीक है। तो बालक छोटा ही था और उसमें सारे स्कूल की सफाई करवाई। भले ही वो चूड़े जाति का था, लेकिन उन्होंने घर पे कभी भी ऐसा काम किया भी नहीं था। ये काम दूसरे दिन भी करवाया गया। तीसरे दिन लेखक कक्षा में कोने में जाकर बैठ गया। हेडमास्टर उसकी गर्दन दबाकर कक्षा के बाहर लाकर बरामदे में पटक देता है और फिर कहता है, कर सफाई। लेखक के पिताजी उसको सहसा देख लेते हैं। उनकी हेडमास्टर से काफ़ी तकरार होती है। तो ये घटना तो मैंने आपको बताया भी था कि पहले दिन में उसे काम ही करना पड़ता है, दूसरे दिन भी वो पढ़ नहीं पाता और तीसरे दिन जो मास्टर जी थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे बरामदे में पटक दिया और कहा कि कर सफाई, यानी कि फिर से तू झाड़ू दे, ठीक है। तो तीसरे दिन लेकिन उसके जो पिताजी थे, जो मुंशी जी के पिताजी थे, उन्होंने उसे सहसा देख लिया और फिर इन दोनों के बीच में, कलीराम और इसके जो पिताजी है, इन दोनों के बीच में बहुत ही तीखी नोकझोंक हुई थी, ठीक है। तो ये रहा विद्यालय में लेखक के साथ कौन सी घटनाएं घटी थी। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, उन्होंने आगे क्या किया, पूरा विवरण अपने शब्दों में लिखें।
तो लेखक के हेडमास्टर कलीराम ने लेखक से सारे विद्यालय में झाड़ू लगवाई। ये उसका तीसरा दिन था। उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। वो करा रहा था और झाड़ू लगा रहा था। सहसा उसके पिताजी स्कूल के पास से गुजरे और वो ये दृश्य देखकर रुक गए थे और उन्हें पूछा कि मुंशी जी ये क्या हुआ। और अपने पिताजी को देखकर जो मुंशी जी थे यानी कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे ये फक फक कर रो उठते और पिताजी स्कूल के मैदान में लेखक के पास आ गए और पूछा, मुंशी जी रोते क्यों हो, ठीक से बोल क्या हुआ है। लेखक की हिचकियाँ बन गई। हिचक हिचक कर पूरा विवरण उसने उनसे सामने बता दिया। 3 दिन से झाड़ू लगवा रहे हैं, कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते। पिताजी ने उसके हाथ से झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी। उनकी आंखों में आग की गर्मी उतर आई थी। हमेशा दूसरों के सामने कमजोर बने रहने वाले पिताजी की लंबी लंबी मूछें जो थी वो गुस्से से फड़फड़ाने लगी थी, यानी कि वो बहुत ही आग बबूले हो चुके थे। वे चीखने लगे, कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाता है। पिताजी का शब्द पूरे प्रांगण में गूंज गया था। पूरा स्कूल में जो ये आवाज़ था वो गूंज चुका था। उसको सुनकर हेडमास्टर जी थे वो सारे सभी मास्टर बाहर आ गए थे। कलीराम ने गाली देकर लेखक के पिताजी को धमकाया था, पर पिताजी पर धमकी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उस रोज जिस साहस और हौसले से पिताजी ने हेडमास्टर का सामना किया था ये लेखक को आज भी याद है। वो इसे आज भी नहीं भूलते। तो ये सारी घटनाएं हुई थी कहाँ, स्कूल में। जब लेखक के पिताजी ने जो लेखक को प्यार से मुंशी जी कहते थे, जब उन्होंने देख लिया था कि ये झाड़ू लगवा रहे हैं तो उन्होंने उसकी झाड़ू को फेंक दिया था और बोला था कि कौन है ये हेडमास्टर जो मेरे बेटे से झाड़ू लगवा रहा है। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं हुई थी कलीराम और उसके पिताजी के बीच देखी नोकझोंक हुई थी। तो ये रहा एक कंप्लीट क्वेश्चन। अब देखने वाले एक अगले क्वेश्चन को, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन क्योंकि मैंने सारा आंसर ऑलरेडी कवर कर लिया तो इन क्वेश्चन को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप इस वीडियो को देख लोगे कंप्लीट, फिर आपको सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन है, किन बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे से उगने लगते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई थी लेखक के जीवन में जिनके कारण उन्हें बहुत ही इन सारी बातें चुभती है। ये सारी बातों को हम अब इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते इस क्वेश्चन को। तो उनके साथ जो कुछ भी हुआ था, जो कुछ उन्हें अपमान सहना पड़ा था और जो काम उन्हें करना पड़ा था और समाज का क्रूर भयानक चेहरा जो उन्हें देखना पड़ा था, ये सारी बातें जो उनकी बचपन में हुई थी, ये सारी घटनाएं याद आते ही उन्हें कांटे से चुभने लगते हैं। उनके परिवार के सदस्य सफाई का काम किया करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था सारांश में ही कि उनकी माँ जो है वो बहुत ही घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी और उनका हाथ बटाती थी उनकी बहन, उनकी भाभी और उनके 2 भाई। ठीक है, तो उस तरह से वे जो थे वे 10-12 पशुओं का गोबर कूड़ा साफ करना, जाड़े बरसात में उन्हें भारी असुविधा भी महसूस करनी पड़ती थी क्योंकि जाड़े बरसात में आपको पता ही होगा बहुत ही ठंडी होती है और ठंड में जो गरीब लोग होते हैं उनके पास रहने के लिए कोई बसेरा नहीं होता, तो इन्हें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता था। और इसके बाद जो इन्हें पारिश्रमिक मिलता था वो मिलता था मात्र 5 सेर अनाज और 2 जानवरों के पीछे वो मिलता था, और वो भी फसल पे। दोपहर की भूसी मिलाकर बनाई गई रोटी उन्हें मिलती थी खाने के लिए। और मैंने आपको यही बताया था कि दोपहर में उन्हें भूसी मिलाकर रोटी खिलाई जाती थी। बहुत ही निम्न क्वालिटी की रोटी उन्हें मिलती थी खाने के लिए, और इसके अलावा उन्हें जूठन मिलता था। शादी ब्याह के समय जूठी पतलों से उनका निवारा चलता था, और जब पार्टी वगैरह जो कुछ भी होते थे तो उनसे जो जूठे पत्तल रहते थे उन्हें खाकर ये लोग संतुष्ट होते थे, उनसे उनका निवारा चलता था। पूड़ी के बचे खुचे टुकड़े, एक आध मिठाई का टुकड़ा, जरा सी बची सब्जी पत्थर पर पाकर उनकी आंखें खिल जाया करती थी। यानी कि बहुत ही ज़्यादा गरीब थे ये। कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के फैमिली वाले और साथ ही साथ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। तो पूड़ियाँ सुखाकर रख ली जाती थी, तो जो पूड़ियाँ मिलती थी उन्हें ये क्या करते थे, इन्हें ये सुखा कर रख लेते थे और वर्षा काल में उन्हें उबाल कर नमक तथा बारीक मिर्च के साथ बड़े चाव से खाते थे। कभी कभी गुड़ डालकर उसकी लुगदी जैसी बनाई जाती थी जो अमृत पान से कम प्यारा नहीं लगता था। तो क्योंकि ये बहुत ही गरीब थे तो ये जो पूड़ी थी उन्हें भी सुखा कर रख लेते थे। जब वर्षा काल आता था तो वर्षा काल में उन्हें उबाल कर नमक तथा बारीक मिर्च के साथ बड़े चाव से वे खाया करते थे जो उन्हें अमृत से कम नहीं लगता था। ठीक है, तो यही था लेखक का घोर अपमान। असर प्रतांता का जीवन यहाँ जूठन ही अमृत तुल्य थी, जिसे बड़े लोग फेंक दिया करते थे उन्हें ये लोग बटोर लेते थे। यही था परमात्मा का क्रूर न्याय, जहाँ एक और अमीर लोग अमीर होते जा रहे थे वही निर्धन को और निर्धन किया जा रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की भाभी क्या कहती है, उनके कथन का महत्व बताइए। तो देखो लेखक की भाभी ने क्या कहा था ये मैंने आपको सारांश में बताया था कि उन्होंने कहा था कि इनसे ये ना कराओ, भूखे रह लेंगे, उन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। तो ये बातें तो उन्होंने कही थी और इस बात का गहरा प्रभाव पड़ा था लेखक पे। लेकिन ये बातें उन्होंने कब कही थी, क्यों कही थी, अब हम इन घटनाओं को भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। देखो गांव में ब्रह्मदेव तगा का बैल जो था वो खेत से लौटते समय मर गया था। किसका? ब्रह्मदेव तगा का बैल जो था वो खेत से लौटते समय मर गया था। तो मरे पशु की खाल उतार कर
उसको बेचकर कुछ रुपए मिल जाते थे। कितने रुपए मिलते थे? 20 से 25 रुपए। आज लेखक के पिताजी और बड़े भाई घर पर नहीं थे, तो आमतौर पर ये जो काम था पशु की खाल उतारने का काम, ये लेखक के पिताजी और उनके बड़े भाई करते थे। लेकिन आज क्योंकि वो घर पे नहीं थे और अगर देर हो जाती, अगर शाम हो जाती, तो जो गीध होते हैं वो उसकी खाल को ख़राब कर देते हैं। तो ये सोचकर जो उसके चाचा थे और लेखक, ये दोनों चले गए उनकी खाल को उतारने के लिए, पशु की खाल को उतारने के लिए। खाल उतार कर एक चादर में बांध दी गई। थोड़ी दूर तो चाचा ने गहरी ढोई, लेकिन बाद में उन्होंने इसे छोड़ दिया और लाख मिन्नतों के बाद भी उनका दिल नहीं पसीजा और ये जो काम था मजबूरी में लेखक को करना पड़ा और लेखक ने मजबूरी में उसे लाद कर चल पड़े। फिर जब वो घर पहुंचे तो उनकी हालत बहुत ही बिगड़ चुकी थी। उनके पैर जवाब दे चुके थे, लग रहा था कि अभी गिरे या कब गिरे। तो इस तरह से उनकी जो हालत थी वो बहुत ही ख़राब हो चुकी थी और इनकी दुर्दशा देखकर जो लेखक की माँ थी वो रो पड़ती है। तो ये लाइन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनकी जो माँ थी वो रो पड़ती है। एक क्वेश्चन इससे ही बनता है कि जब लेखक वापस घर आया था तो उनकी माँ क्यों रो पड़ी थी। तो आपको ये सारी घटनाएं पता होनी चाहिए कि लेखक जो था वो खाल को उतारने के लिए गया था और क्योंकि वो बहुत ही भारी था तो उसे लाते हुए बहुत ही थक चुका था, बिल्कुल सना हुआ था वो गंदगी में। तो इस कारण उसकी जो माँ थी वो रो पड़ी थी अपनी मजबूरी पे, बेबसी पे, क्योंकि वो लोग गरीब थे और ना चाहते हुए भी अपने लाडले बेटे ओम प्रकाश वाल्मीकि से ये सारे काम करवाने पड़ रहे थे। तो इन सारी बातों को सोचते हुए जो उसकी माँ थी वो रो पड़ती है। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन अपने आप में है, तो इसे भी आप लोग याद रखना। फिर इसके बाद भाभी ने कहा था इनसे ये ना कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। लेखक पढ़ रहा था, उस समय वो कक्षा 9 में था, यानी कि 10th क्लास में था। साथ ही वह घर भर का लाडला भी था, साथ ही वो घर का सबसे लाडला बच्चा भी था। फिर परिवार को ये आभास हो रहा था कि शायद ये पढ़कर कुछ बन सकता है। अतः ये कोई नहीं चाहता था कि वो अपने पैतृक व्यवसाय में पढ़े और सड़ता रहे। तो जिस तरह से इनके सारे परिवार वाले, इनका जो पूरा परिवार था, वो जिस तरह से इस छोटे छोटे काम को कर रहा था, वो ये नहीं चाहते थे कि ये जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी भी है ये भी यही सारे काम करे। वो चाहते थे कि ये जो हमारा बेटा है ये कुछ कर सके, ये कुछ अच्छा काम करे और जो परिवार का है वो नाम रोशन कर करे और जो गरीबी है, गरीबी रेखा से ऊपर जा सके। इसलिए वो लोग ओम प्रकाश वाल्मीकि जी से ये सारे काम नहीं करवाना चाहते थे। ठीक है, अतः यह कोई नहीं चाहता था कि वो अपने पैतृक व्यवसाय में पढ़े और सड़ता रहे। कुछ त्याग करके ही कुछ मिलता है और मिला भी। काश भाभी की सोच ऐसी ना होती तो लेखक की जो हाथ है उसमें लेखनी ना होती बल्कि छोरी होती। तो अगर उनकी जो भाभी थी वो ये बातें ना कही करती कि जो लेखक हैं उनसे ये सारे काम ना करवाओ, भूखे रह लेंगे, उन्हें इस गंदगी में ना घसीटो, अगर ये लाइन उन्होंने ना कहा होता तो मे भी ऐसा हो सकता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो महान साहित्यकार बने, जो महान लेखक बने, तो आज हो सकता है कि उनके हाथ में क्या नहीं होता, उनके हाथ में लेखनी नहीं होती, उनके हाथ में छुरी होती और वो भी किसी जानवर की खाल को उतार रहे होते। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं हुई थी और इतना गहरा असर पड़ा था भाभी जी के कथन का। किसके ऊपर? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के कथन पे। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की माँ है वो क्यों रो पड़ी थी लेखक के घर आने पे। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग आंसर कर सकते हो आसानी से, क्योंकि मैंने आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर के एक लास्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, सुरेंद्र की बातों को सुनकर लेखक विचलित क्यों हो जाता है। तो सुरेंद्र था कौन? देखो, सुरेंद्र के परिवार वालों के यहाँ ही जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, इनकी माता जिनका नाम था मुकुंदी देवी, वो काम किया करती थी। तो एक घटना घटी थी जिसके कारण सुरेंद्र को ये बातें आज भी याद थी और यही कारण था कि सुरेंद्र ने जब कहा था कि भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत ही जायकेदार है, हमारे घर में तो ऐसा कोई खाना बना ही नहीं सकता। ये कथन सुनकर वो विचलित हो उठता था। तो देखो, कारण सुरेंद्र के दादा और पिता की जूठन पर ही लेखक का बचपन बीता था और वो उनकी जूठन को खाया था और इनकी उन्हें बहुत ही कीमत भी चुकानी पड़ी थी। वो दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत किया करते थे, साथ में थी भन्ना देने वाली दुर्गंध, साथ में गालियाँ धिक्कार, ये सारी चीज़ें वो खाया करते थे। क्योंकि वो लोग दरिद्र थे इसलिए वो लोग को बड़ी सारी बातें सुनने को मिलती थी। सुरेंद्र की बड़ी बुआ की शादी थी। एक बार की बात है कि सुरेंद्र की बड़ी बुआ की शादी थी। सारे परिवार ने कठोर श्रम किया था। जब बारात खा चुकी थी तो लेखक की माँ ने कहा था, चौधरी साहब ये सब खाना खा के चले गए, मारे जागतों को भी एक पत्तल पर धर के कुछ दे दो, वो भी तो इस दिन का इंतजार कर रहे थे। चौधरी ने पत्तल तो नहीं दी, साथ ही उन्होंने जूठी पत्तलों से भरी टोकरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, टोकरा भर के तो जूठन ले जा रही हो, ऊपर से जागतों के लिए खाना मांग रही हो, अपनी औकात में रह जोड़ी, उठा टोकरा दरवाजे से और चलती बन। क्या ये सब भूला जा सकता था? ये सारी जो घटनाएं हुई थी, जितने अपशब्द सुनाए गए थे इनकी माताओं को, तो ये सारी घटनाएं जो था ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अभी भी भूले नहीं थे और ये सारी बातें उन्होंने अपनी आत्मकथा में कही थी। कौन सी आत्मकथा में? जूठन में।
ठीक है। तो ये घटना उस समय उनकी आंखों के सामने साकार हो उठी जब सुरेंद्र ने कहा था कि भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत ही जायकेदार है। तो ये सारी घटनाएं उनकी बातों में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के मन मस्तिष्क में फिर से हो उठती है, याद आ जाती है, और इसके कारण उनका जो मन होता है वो विचलित हो उठता है। ठीक है। तो अब हमने इस चैप्टर के कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लिया है, सारांश को तो ऑलरेडी कवर कर ही लिया। अब हम इस चैप्टर के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग इजीली सॉल्व कर दोगे बिल्कुल आसानी से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम था? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार बता दिया। जूठन के हेडमास्टर जी का नाम था कलीराम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत ही जायकेदार है, हमारे घर में तो कोई ऐसा खाना बना ही नहीं सकता। ये किसका कथन था? ये कथन किसका था ये मैंने आपको अभी तुरंत ही बताया था। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुरेंद्र सिंह के द्वारा ये कथन कहा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जूठन किनकी रचना है? तो ये भी बहुत ही क्वेश्चन है। जूठन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है और ये इनकी आत्मकथा है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी के किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं? तो ये खुद दलित थे, इसलिए ये दलित आंदोलन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण रचनाकार थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा था? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी से लगातार 3 दिन झाड़ू लगवाया गया था, तो ये रोते रोते झाड़ू लगा रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। अब क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में अभी के अभी आंसर करो। एक रोज ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को किस हेडमास्टर ने कमरे में बुलाया था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को किस हेडमास्टर ने कमरे में बुलाया था? इसका आंसर क्या होगा? अभी आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करो। ठीक है। वैसे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कलीराम ने, जो हेडमास्टर थे, स्कूल के हेडमास्टर का नाम था कलीराम, इसलिए कलीराम ने जो हेडमास्टर थे उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि को एक बार कमरे में बुलाया था। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होता? इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। फिर अब 7 नंबर क्वेश्चन है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी कृति है? तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये जो कृति है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की ही कृति है, इन्हीं के द्वारा ये रचा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप ये देख लो, जितने भी दलित से जुड़े मामले थे, जितने भी दलित के लिए, उनके पक्ष के लिए साहित्य जो किया गया था, जो आप क्लास 12 के क्वेश्चंस में देखने वाले हो, वो सारे लगभग ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा ही रचे गए थे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश की आत्मकथा का क्या नाम है? तो ओम प्रकाश जी की आत्मकथा का नाम क्या है? बहुत ही क्वेश्चन है, क्या हुआ इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जूठन। फिर अब 9 नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के माँ का क्या नाम था? तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो मैं आपको बताया था कि सुरेंद्र के यहाँ, सुरेंद्र के परिवार के यहाँ ओम प्रकाश वाल्मीकि की माँ, जिनका नाम था मुकुंदी देवी, काम किया करती थी। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के माँ का क्या नाम था? इनका नाम था मुकुंदी देवी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 10 नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो ओम प्रकाश जी का जन्म हुआ था 1950 में, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, महाराष्ट्र में किस नाम की नाट्य संस्था स्थापित की गई है? तो महाराष्ट्र में किस नाम की नाट्य संस्था स्थापित की गई थी? ये मैंने आपको सारांश में बताया था, जब उन्होंने स्नातकोत्तर किया था, जब उन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले थे, जब वो सरकार में नौकरी कर रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र में मेघदूत नाम की नाट्य संस्था स्थापित की थी, जिससे अभिनय को बढ़ावा मिले। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेघदूत। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, ओम प्रकाश ने किस विषय में एमए किया था? तो ओम प्रकाश ने हिंदी विषय में एमए किया था, इससे स्नातकोत्तर किया था। तो 12 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, इनसे ये ना कराओ भूखे सह लेंगे, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो, ये किसका कथन है? तो यह मैं आपको ऑप्शंस भी नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी आपको इसका आंसर हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि ये जो बातें हैं, ये बातें लेखक के भाभी जी ने कही थी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा भाभी जी ने। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से ओम प्रकाश का कहानी संग्रह कौन सा है? तो आराम, पारस या स्थापित, पवनदूत, ये तीनों ओम प्रकाश के कहानी संग्रह नहीं है, बल्कि ओम प्रकाश जी का कहानी संग्रह है सलाम, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, उन दिनों एक मरे पशु की खाल कितने में बिकती थी? तो मरे हुए पशु की खाल कितने में बिकती थी, ये बातें मैंने आपको एक बार सारांश में और एक बार सब्जेक्टिव में ही करवा दिया है। तो कितने बिका करती थी? ये बिका करती थी 20 से 25 रुपये में, बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, जूठन क्या है?
तो जूठन एक आत्मकथा है, यानी कि 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जूठन क्या है, ये एक आत्मकथा है। तो आप देख सकते हो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन और सारे सारांश बहुत ही ईजी थे। इन्हें मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया अच्छे तरीके से। अब ये चैप्टर आपके पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन आपको देने वाले हैं, जिसका आंसर अभी के अभी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो 82 नंबर क्वेश्चन है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। तो इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करना, ठीक है। फिर इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कलीराम हेडमास्टर को बोला कि कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाता है। तो ये जो वाक्य है, ये वाक्य किसके द्वारा कहा गया था, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करना। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, कौन प्यार से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मुंशी जी कहा करते थे। तो ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये भी आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करना। जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे किया हुआ है वो बिल्कुल सही हो, इसलिए नीचे कमेंट सेक्शन में आप सारे क्वेश्चन का आंसर करना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका होगा और अब इस चैप्टर से आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।